आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर हुआ है अभी, उसके जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के हम एनालिसिस करेंगे और फाइंड करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये एग्जैक्टली कहाँ से पूछे हैं, यूपीएससी ने कहाँ से फ्रेम करे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें तो साइंस का भी हमने एनालिसिस कर रखा है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर का, तो वहां पे भी आप देख सकते हो साइंस का क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली कहाँ से पूछे हैं। ठीक है, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी के दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर देखें तो 20 to 21 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर, जिसमें से हमारे 9 से 10 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर से पूछे हैं यूपीएससी ने। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमारे क्या बोलते हैं मैपिंग सीरीज से पूछे हैं, और 3-4 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो हमारे मिसलेनियस थे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखें तो मैपिंग सीरीज से यूपीएससी ने पूछा है, और ये करंट अफेयर के अंदर भी था बेसिकली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देखो एक बार इसे पढ़े क्या बोल रहा है ये। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मैपिंग सीरीज से पूछा है ये। और ये जो मतलब अरेबियन पेनिनसुला है ये काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है ये, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से तो काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन था ये हमारा ऑप्शन नंबर सी था। इजी क्वेश्चन था ये, आपको करके जाना चाहिए था प्रिपेयर करके, क्योंकि मैपिंग सीरीज से कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपीएससी। तो इसमें देखो अगर देखें तो अरेबियन पेनिनसुला हमारा ये है, तो कुवैत तो हमारा ये रहा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओमान भी ये रहा, और इसके बाद हमारे जो यमन है ये भी हमारे तीनों ये रहे। बट जो लीबिया है, लीबिया ऑल टुगेदर हमारा दूसरे कॉन्टिनेंट में अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में अगर आप देखो तो यहाँ पे लीबिया है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे ये पेनिनसुलर नेशन है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए लीबिया जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन। ये भी हमारा अगेन मैपिंग सीरीज से क्वेश्चन था, जो कि करंट अफेयर में था बेसिकली इस तरह से, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और यूक्रेन से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है इस पे रिलेटेड क्वेश्चन एक सीडीएस के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो मैपिंग सीरीज में जो स्टेट्स जो क्या बोलते हैं कंट्रीज लगातार न्यूज के अंदर है, उसके तो आपको बाउंड्री जो कंट्रीज हैं वो आपको देख लेनी चाहिए। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है रोमानिया है, बी कह रहा है हमारा मोल्डोवा है, सी कह रहा है पोलैंड है, और डी कह रहा है लिथुआनिया है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी लिथुआनिया है। यहाँ पे अगर देखें यूक्रेन का मैप ये रहा हमारा, तो यहाँ पे देखो पोलैंड तो हमारा बॉर्डर शेयर करता है, तो सबको पता है। उसका जो हमारा मोल्डोवा है ये भी हमारा शेयर करता है सदर्न साइड से, और जो रोमानिया है ये भी हमारा देखो यहाँ से शेयर करता है। ठीक है, उसका जो ये है लिथुआनिया, लिथुआनिया हमारा इसके साथ बॉर्डर शेयर ना करके बेलारूस के साथ करता है। देखो यहाँ पे लिथुआनिया हमारा यहाँ पे सिचुएटेड है, देख सकते हो ये थोड़ा जूम्ड इन मैप है उसका। यहाँ पे हमारा बेलारूस है और यहाँ पे हमारा लिथुआनिया है जो कि बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये लिथुआनिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यूक्रेन के साथ क्योंकि बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं, क्योंकि आपको करके जाना चाहिए था ये। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इसका दोस्तों फटाफट करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से पूछा है यूपीएससी ने। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, जैसे आपको पता है क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी है, एक इंडिया ज्योग्राफी की और फिजिकल। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 104 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि ग्रीन हाउस जो टर्म है ये कहां से कैसे डिराइव हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला लाइन पढ़ो, देखो इसमें क्या बोल रखा है, अ ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास, अ ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन and is opaque to outgoing long wave radiation. The glass therefore allows in more radiation and prevents the long wave radiation going outside the glass, causing the temperature inside the glass house structure warmer than outside. Basically इसने क्या बोला कि भैया एक ग्लास है, तो ग्लास के अंदर जैसे ही हमारा शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में हीट आती है, जैसे यहाँ पे टकराती है तो फिर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाती है। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली दे रखा है, समझा रखा है। तो जैसे ही लॉन्ग वेव में जाती है, तो लॉन्ग वेव में जाने के बाद ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारा इसे एग्जिट करने नहीं देता, और ये इसी के अंदर लॉन्ग वेव यहीं पे ट्रैप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्ट वेव होती रहती है, लॉन्ग वेव हमारी ट्रैप होती रहती है। उसकी वजह से जो ये टेम्परेचर है इसका राइज होता रहता है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो यही चीज हमारे देखो ऑप्शन नंबर सी में बता रखी है कि इट कैन टेक प्लेस इन अ ग्लास चेंबर, डायरेक्टली यही चीज बताई है इसने, where short wave infrared radiation can pass through into it and long wave infrared radiation cannot pass back through it। ठीक है, डायरेक्टली यही चीज बताई है इन्होंने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या बोल रहा है ये 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज पार्ट ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था, और डायरेक्टली एनसीईआरटी से अंदर पूछा गया था। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है लिथिफिकेशन, बी कह रहा है मेटामॉर्फिज्म, और डी कह रहा है हमारा सी कह रहा है सॉलिडिफिकेशन। तो इसके दोस्तों बात करें तो ये तीनों ही सही है, तीनों प्रोसेस हमारे रॉक साइकिल के अंदर फॉर्म करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी, पेज नंबर 43 पे अगर आप जाओगे, मेटल मिनरल्स एंड रॉक्स वाला जो चैप्टर है, इसमें फ्लो चार्ट दे रखा है। फ्लो चार्ट के अंदर देखो डायरेक्टली दे रखा है, यहाँ पे देखो मेटामॉर्फिज्म भी रॉक साइकिल का प्रोसेस है, लिथिफिकेशन भी रॉक साइकिल का प्रोसेस है, और सॉलिडिफिकेशन भी रॉक साइकिल का प्रोसेस है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से ये पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी इजी था दोस्तों, ब्लैक सॉइल से था और डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से था।
देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स, कि रेन फेड जो क्रॉप्स होती है उसके लिए सुटेबल होता है ब्लैक सॉइल, कोई भी ब्लैक सॉइल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन, की ब्लैक सॉइल की खासियत ये बात है कि भैया ये जल्दी मॉइस्चर अपना लूज नहीं करता, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ड्राई सीजन भी आ गया तो जो इसके ऊपर क्रॉप्स उगाई गई हैं उन्हें वो आराम से झेल लेता है, ठीक है, सर्वाइव करा देता है। ये इसने बोला है स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो इसकी दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। अब इसका सोर्स की बात करें तो देखो सॉइल वाला जो चैप्टर है क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है, ये दूसरी एनसीईआरटी है। जो यहाँ पे जो मैंने एनसीईआरटी की बात करी है ये फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, और ये वाली जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की ये हमारी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की है, ठीक है। तो इसमें आपको देख लेना है पेज नंबर 71 में अगर आप आओगे तो सॉइल वाला चैप्टर आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज बता रखी है, क्या बता रखी है कि इसे सेल्फ प्लगिंग क्यों बोला जाता है। देखो देखो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो अब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो यही चीज बता रखी है कि ब्लैक सॉइल जो होता है हमारा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मॉइस्चर अपने पास बचा के रखता है, which helps the crops especially the rain fed one to sustain even during the dry season, ठीक है, यही चीज ने बता रखी है कि aiding crops to survive even in the dry season। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से पूछ लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ओशन करंट से पूछा है। ये दोस्तों ओशन करंट हमने अपने इस चैनल पे भी करा रखा है और इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं हमने ओशन करंट पे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक यूपीएससी ने पूछे हैं, और इसका कंसेप्ट भी समझा रखा है हमने क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट था। तो खैर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, और जो इसका सोर्स है आपको एनसीईआरटी के अंदर आराम से मिल जाएगा, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की पेज नंबर 120 पर अगर आप आओगे तो देखो जो कोरोशोई करंट होता है ये हमारा जापान के पास पाया जाता है, जो कि हमारा कहां पर होता है, पैसिफिक ओशन में होता है। देखो यहाँ पे दे रखा है जो कोरोशोई करंट है, यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे है कोरोशोई करंट। और उसका जो हमारा अगुलास करंट है ये हमारा इंडियन ओशन के अंदर आता है, इसे कई बार मेडागास्कर करंट भी बोलते हैं। ये देखो अगुलास करंट जो है हमारा ये इंडिया है भारत, और ये हमारा इंडियन ओशन के पास हमारा ये आता है, ठीक है। तो इससे इसी से अगर आप केवल ये दो ही मार्क कर दोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप आराम से कर पाओगे। ए का हमारा 2 है और बी का हमारा 4 है, ठीक है, ए का हमारा 2 है बी का हमारा 4 है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से आप ये सॉल्व कर सकते थे। जो ईस्टवर्ड वाली जो विंड है ये हमारी अंटार्कटिक ओशन के अंदर पाई जाती है, और जो एटिलिस है ये हमारी अटलांटिक ओशन के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन था, ये भी हमारा एनसीईआरटी से था, डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ये हमारा क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल डेटलाइन से था। इसमें देखो क्या कह रहा है ये, इफ इट इज 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड, कि भैया अगर न्यूजीलैंड के अंदर आज 31 दिसंबर है, एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन हवाई आइलैंड एंड अलास्का। तो इसी टाइम पे इसी के सेम टाइम पे अलास्का और हवाई के अंदर क्या कौन सी तारीख चल रही होगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है फिजिकल वर्क इन ज्योग्राफी, ये भी एक एनसीईआरटी है दोस्तों क्लास 11 की, ये थर्ड एनसीईआरटी है। क्लास 11 के अंदर बेसिकली 3 एनसीईआरटी है, एक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक है प्रैक्टिकल वर्क ऑफ ज्योग्राफी। इसके अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गए, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई, प्राइम मेरिडियम हो गई, ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसे भी आप एक बार गूगल पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसका ग्लांस ले लेना। तो पेज नंबर 32 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर, इस एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोला गया है कि भैया अगर आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में आज खड़े हो और न्यूजीलैंड में आज 31 दिसंबर है, तो हवाई में और अलास्का जो कि यहाँ पे आता है नॉर्थ ऑफ यूएसए, तो हवाई में और अलास्का में कौन सी तारीख चल रही होगी। तो यहाँ पे देखो जब आप आइडियल क्रॉस करते हो, इंटरनेशनल डेट लाइन जब आप यहाँ पे क्रॉस कर देते हो ना, तो आपको एक दिन का वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, एक दिन आप गेन कर लेते हो। यानी कि अगर आप 31 दिसंबर है, यहाँ पे 31 दिसंबर है, तो यहाँ पे जो है 30 दिसंबर यहाँ पे चल रही होगी। क्यों 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 चल रही होगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये इट इज येट टू बी गेट हियर, ये अभी यहाँ पे रोटेट होके आएगा, ठीक है। जब तक आएगा यहाँ पे तब जाके यहाँ पे 31 दिसंबर होगा, बट यहाँ पे आप आने ही नहीं दे रहे, यहाँ पे पहले ही आप यहाँ पे 31 दिसंबर था, तो आप यहाँ पे मान लो अगर फ्लाइट पकड़ के तुरंत यहाँ पे चले जाते हो तो यहाँ पे अभी 30 दिसंबर चल रहा होगा, समझ रहे हो, तो आपको एक दिन गेन मिल गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ है 30 दिसंबर 2023, ठीक है। यहाँ पे अगर 31 है तो यहाँ पे भी 30 दिसंबर चल रहा होगा, यहाँ पे भी 30 दिसंबर चल रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये भी डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ये बायोगैस से था क्वेश्चन दोस्तों। इसने बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस, बायोगैस से रिलेटेड था। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सबसे ज्यादा हमारा मीथेन पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन सबसे कम हमारा बायोगैस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो चार्ट के अंदर दे रखा है। ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं मिलेगा, बट बायोगैस जो है एक पॉपुलर टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि अनपॉपुलर टॉपिक है, तो आप कर सकते थे। खैर अगर आपने नहीं भी किया हो तब भी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा सोलिस्टिस से था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलिस्टिस
An event that occurs when the sun appears to reach most northerly or southerly is correct. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा कि द विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस ऑन जून 21 इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. बी कह रहा है हमारा द विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस इन दिसंबर 21 इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सी कह रहा है हमारा कि द समर सोलिस्टिस अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन जून 21 एंड ऑन दिसंबर 21 इन सदर्न हेमिस्फीयर. और डी कह रहा है हमारा द समर सोलिस्टिस occur in the northern hemisphere on December 21 and on June 21 in the southern hemisphere. तो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया यूपीएससी ने सिंपल से टॉपिक को. तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है. और ये वाला क्वेश्चन एक तरह से मैं कहूंगा कि इजी तो नहीं था क्योंकि इसमें यूपीएससी ने बहुत ज्यादा ट्रिक खेली है. देखो ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा, ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर ही दोस्तों ये जो क्लास 6 या फिर 7 की एनसीईआरटी है उसके अंदर ये सोलिस्टिस के कंसेप्ट जो एक्सप्लेन कर रखे हैं तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा. तो इसमें देखो अगर बात करें ये वाले सी स्टेटमेंट की, देखो इसमें क्या बोल रखा है, द समर सोलिस्टिस अकर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन जून 21. यहां तक तो बात बिल्कुल सही है. देखो देखो समर सोलिस्टिस हमारी कब होती है, जून 21 में होती है. ठीक है, अब इसने आगे क्या बोल दिया, ऑन दिसंबर 21 इन सदर्न हेमिस्फीयर की, यानी कि दिसंबर 21 में सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी समर सोलिस्टिस पाई जाती है. तो बेसिकली इससे पहले हम एक बार विंटर सोलिस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं. विंटर सोलिस्टिस में बेसिकली हमारा होता क्या है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर जो हमारी सन की रेज है वो वर्टिकली पड़ती है. उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर सोलिस्टिस आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखो विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और समर सोलिस्टिस हमारा क्या होता है कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली हमारी सन की रेज पड़ती है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है समर सोलिस्टिस होता है. कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे देख सकते हो समर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो इसने ऑप्शन नंबर सी में बोला क्या है कि भैया कि समर सोलिस्टिस हमारा कब होता है कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 ऑफ जून को हमारा समर सोलिस्टिस हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 ऑफ जून को तो हमारा समर सोलिस्टिस हो जाएगा, यहाँ पे दे भी रखा है. और कब होगा समर सोलिस्टिस, ऑन दिसंबर 21 इन सदर्न हेमिस्फीयर की सदर्न हेमिस्फीयर में भी दिसंबर 21 में समर सोलिस्टिस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है. क्यों सही बात है, क्योंकि तो हमारा विंटर आपका होगा कि दिसंबर 21 में तो विंटर सोलिस्टिस होता है. तो विंटर सोलिस्टिस दोस्तों हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है. यहाँ पे इसने जो ये बोला कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर. ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमारा विंटर सोलिस्टिस होगा, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे हमारा समर सोलिस्टिस होगा. ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, मानता हूं मैं, इजी नहीं था ये करना. ठीक है, आगे बात करते हैं. With reference to south coast of Australia, which of the following statement is correct? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि it is situated along Indian Ocean. बी कह रहा है हमारा कि it experience rain during its winter month of December and January. तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है. दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है. देखो ये तो सबने कर दिया होगा कि भैया सदर्न हेमिस्फीयर जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कह रहा हूँ, जो सदर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा इंडियन ओशन के पास लाई करता है. तो बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल मैपिंग है. तो ठीक है, तो दूसरी चीज है इसने ये बोला, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि बहुत सारे आंसर की इसमें गलत भी मार्क कर रखा है कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग दी विंटर मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. अब देखो विंटर मंथ में अगर रेन आ रहा तो वहां पे कौन सा क्लाइमेट होगा, वहां पे हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट होगा. क्लास 11 के एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, हमारा विंटर्स जो होते हैं वेट होते हैं. तो क्लास 11 के एनसीईआरटी में अगर आप यहाँ पे देखो आओगे और फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बता रखा है देखो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट हमारा क्या होता है. यहाँ पे जो हमारे विंटर्स होते हैं ये हमारे वेट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो बता रखा है, यहाँ पे रेनी विंटर्स होते हैं, बारिश होती है यहाँ पे विंटर्स में. तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है. यहाँ पे अगर बात करूं मेडिटेरियन क्लाइमेट अगर अराउंड द मेडिटेरियन सी अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बिटवीन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड. या फिर भी इसने एग्जांपल दे दिए हैं. यहाँ पे तो आप छोड़ दो, इसे इग्नोर कर दो. यहाँ पे जो इसने एग्जांपल दिए यहाँ पे देखो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया जो वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, सेंट्रल चिली जो होता है वहाँ पे हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, along the coast in the southern east साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे भी हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है. अब इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो विंटर्स होते हैं ये हमारे वेट होते हैं और बारिश वगैरह होती है. इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी थी तो फिर मैंने जो ब्रिटानिका वेबसाइट है वहाँ पे भी मैंने चेक किया तो यहाँ पे भी यही चीज बता रखी है. देखो कि द सदर्न कोस्टल जोन ऑफ द स्टेट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ मेडिटेरियन क्लाइमेट. ठीक है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है सदर्न कोस्ट जो है इसका वहां पे ऑस्ट्रेलिया की. इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा. ये ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये भी हमारी सही होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट इसमें से है. नेक्स्ट बात करते हैं हमारा दोस्तों कोप 26 कोप 27 इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस पेपर के अंदर, एनडीए पेपर के अंदर लगातार. तो ये भी मतलब एक सिंसियर एक्सपीरियंस से ये एक्सपेक्टेड था कि जो कोप है ये आपको याद होने चाहिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जो क्लाइमेट चेंज के लिए होती है. तो ये आपको मैच द फॉलोइंग करना था. इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है.
जो कोप 29 है दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर के अंदर आप समझ सकते थे इस क्वेश्चन को, ये करंट अफेयर के अंदर है, क्योंकि कोप 29 जो है हमारा ये अजरबैजान में होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो हिंदू का आर्टिकल है, नवंबर के अंदर हमारा जो कोप 29 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग, ये हमारा अजरबैजान के अंदर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो डी है, डी का हमारा क्या हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे अदर जो कोप्स हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। जो कोप 28 है हमारा कहाँ पे था, यूएई में हुआ था कोप 28। ठीक है, तो यूएई में हुआ था, यानी कि हमारा सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा कोप 27 है, ये हमारा कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट के अंदर हुआ था, बी का 1 हो जाएगा। और कोप 26 हमारा कहाँ होगा, यूके के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो एक तरह से मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि कोप का आपका करना चाहिए था। सीडीएस के अंदर भी आ रखा है ये क्वेश्चन, एनडीए के अंदर भी आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये शायद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा यूएन क्लॉज से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों टफ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा टफ था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। जो सेकंड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है, ये ही केवल सही है हमारी, और जो बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, यूएन क्लॉज अथोराइजेज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक डायरेक्ट एक्शन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कि भैया अगर मान लो किसी ने यूएन क्लॉज की उल्लंघना करी, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो डायरेक्ट एक्शन लेगा उस देश के ऊपर। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अगर देखें तो वहां पे पूरा चाइना ने उतल पतल कर रखा है यूएन क्लॉज का। ठीक है, कुछ नहीं मानता, वो बहुत ज्यादा क्लेम कर रखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग वाटर बॉडीज में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हटा दो आप। ठीक, उसके बाद अगर ये वाली बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो इसने ये बोला कि बोथ द यूएस एंड इंडिया हैव रेटिफाइड यूएन क्लॉज। रेटिफाई का मतलब कि एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रखा है। तो ये दोस्तों गलत बात है, क्योंकि यूएस ने जो यूएन क्लॉज है वो रेटिफाई कर नहीं रखा, उसने रिकॉग्नाइज कर रखा बट रेटिफाई कर नहीं रखा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और जो दोनों स्टेटमेंट, ये केवल 2 और 4 है, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसे आप छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हाई डिग्री ऑफ एंडीफिज्म हैज बीन नोटिस इन द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। सी कह रहा है हमारा, ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया द सुंदरबन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज एंड नोकरेक हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए। और इसका जो सोर्स है दोस्तों ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन ना हो गया, एक तरह से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12 की, वो भी उसके अंदर हमें ये टर्म देखने को मिला है, एंडीफिज्म। देखो यहाँ पे बता रखा है, दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडीफिज्म। एंडीफिज्म के बारे में बताया रखा है इसने, क्या है कि दैट इज द स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। की स्पीसीज जो है एक ही रीजन पे अगर रहती हैं तो उसे हम एंडीफिज्म कहते हैं, और कहीं और फाउंड नहीं करी जाती है तो उसे हम एंडीफिज्म कहते हैं। तो इसने ये बोला है कि हाई डिग्री ऑफ एंडीफिज्म हैज बीन नोटिस इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, जो कि सही बात है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसने ये बोला है कि ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया सुंदरबन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। ये हमारा इनकरेक्ट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज बोला इसने, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज हमारा सुंदरबन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप ऑफ विंड। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, दे अकर एट द अपर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर सब्जेक्टेड टू 2 फोर्स, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और अगला कह रहा है हमारा, विच when the force is balanced air moves at right angle to the pressure gradient parallel to the isobar। और ये देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन ये, बट आप यकीन नहीं मानोगे ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से पूछा है। कैसे पूछा है देखो अभी देखते हैं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जियोट्रॉपिक्स विंड जो है इसके बारे में इसने चर्चा करी है। देखो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 87 में अगर आप जाओगे तो इसने ये चीज बता रखी है। देखो कि द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर 2 या 3 किलोमीटर अबव द सरफेस and are free from frictional effect of the surface and are controlled mainly by pressure gradient and Coriolis force। देखो विंड को जो कंट्रोल करती है, विंड पे जो फोर्सेस होती है बेसिकली 3 फोर्स होती है। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, प्रेशर ग्रेडियंट होती है, कि कहीं पे हाई प्रेशर है कहीं पे लो प्रेशर है तो उसकी वजह से हाई टू लो प्रेशर जो हमारी विंड है वो फ्लो करती है। तीसरी हमारी होती है कोरियोलिस फोर्स। तो इसने इस स्टेटमेंट में इसने क्या बोला था कि दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्स ओनली, कि यहाँ पे उस ये जो विंड है इसके ऊपर हमारी केवल 2 ही फोर्स लग रही है, तो बताओ कौन सी विंड है। तो देखो इसने भी यही बोल रखा है कि ये फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो इस पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे ये विंड जो है ब्लो करती है 2 से 3 किलोमीटर अबव। ठीक है, तो केवल इसमें 2 ही फोर्स लग रहे हैं, कौन से, कोरियोलिस और एक प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही बात है, ये मैच कर रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोला इसने, व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन
द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड blows parallel to the isobars. This wind is known as geostropic wind. तो डिट्टो ये चीज इसने बोल रखी है, देखो यहाँ पे कि when the force balances the air moved at the right angle to the pressure gradient parallel to the isobar. ये चीज बोल रखी है इसने यहाँ पे, कीवर्ड्स आप देख सकते हो। तो इसलिए जो हमारी कौन सी विंड की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में बात कर रहा है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डायरेक्टली हमारा क्लास 11 की जो एनसीईआरटी वहां से पूछा है, तो इसलिए क्लास 11 की एनसीईआरटी तो दोस्तों मतलब बिल्कुल आपको अच्छे से रट लेनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है इसने, पॉट सोलाइजेशन से पूछा है इसने, वेयर डज पॉट सोलाइजेशन टेक प्लेस। अब पॉट सोलाइजेशन बेसिकली हमारा कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है दोस्तों, ये हमारा मतलब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होता है, मतलब हाई लैटिट्यूड्स पे होता है, जहाँ पे टाइगर टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये पॉट सोलाइजेशन होता है। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, रीजन इन हाई मिडिल लैटिट्यूड्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस पे जो क्वेश्चन है हमारा एनडीए के अंदर भी पूछ रखा है पॉट सोलाइजेशन के बारे में, तो इसका दोस्तों इसने ये बेसिकली पूछा था कि द प्रोसेस ऑफ पॉट सोलाइजेशन इज प्रीडोमिनेटली फाउंड वेयर, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे इसने, इक्वेटोरियल है, मानसून है, टाइगा है या फिर मेडिटेरियन है। तो टाइगा जो है दोस्तों बिल्कुल हमारा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जहाँ पे कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं बिल्कुल वहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ पे ये पाया जाता है ये जो पॉट सोलाइजेशन है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है रीजन इन हाई मिडल लैटिट्यूड्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल दे रखी है कि पॉट सोलाइजेशन यूजुअली अकर एसोसिएटेड विद द कोल्ड क्लाइमेट से ही एसोसिएटेड होता है हमारा। आगे बात करते हैं हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज करेक्ट। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ सोलर सिस्टम, ये वाला दोस्तों क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर जो है एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। क्लास 11 की जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें द अर्थ है वाले, वो अर्थ वाले चैप्टर के अंदर आप देखोगे पेज नंबर 14 पे, तो यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बता रखा है कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसने किसने प्लेस किया था, ये जो जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, इन्होंने ये पहले ये कॉइन किया था नेबुलर हाइपोथेसिस का। देखो द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर formed out of a cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating। उसके बाद आगे 1950 में जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में मॉडिफिकेशन किया गया था, किसने किया था, ओटो नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। ये भी आपको हो सकता है फ्यूचर के अंदर क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें, जो कि रशिया के थे। क्या कहा था इन्होंने कि दे कंसिडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम along with what may be termed as dust, ठीक है। The friction and the collision of particles led the formation of disc-shaped cloud, ठीक है, disc-shaped cloud जो फॉर्म हुए यहाँ पे, and the planets were formed through the process of accretion, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। The material in the ring get condensed and form the planet that revolve around the orbit in the sun, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, with reference to black tiger with which of the following statement is correct। ये वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये ब्लैक टाइगर है, ये हमारा कंसिस्टेंटली न्यूज के अंदर हमारा पाया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है हमारा, देखो दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैलेंटेनिक टाइगर। बी कह रहा है हमारा कि इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन दी सिमीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। देखो यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 25 जनवरी को भी ये न्यूज में था, 23 मार्च को में भी ये न्यूज में था। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी सिंगरौली कॉलोरीज कंपनी लिमिटेड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इट इज लोकेटेड एट कोथागोम in Telangana. This is the first and the oldest coal mining company in India in the private sector. प्राइवेट सेक्टर नहीं है ये, पब्लिक सेक्टर है, देखो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसने करेक्ट पूछा है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, ये सी कह रहा है हमारा कि इट हैज बीन कन्फर्म्ड विद द नवरत्न स्टेटस। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, नवरत्न स्टेटस नहीं है इसका। और डी कह रहा है हमारा इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ये भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये हमारा सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेंपरेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द टेंपरेचर ऑफ अ सरफेस इज डिटरमाइंड बाय द नेट रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है हमारा कि द नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूल अ सरफेस, सही बात है बिल्कुल। अगला कह रहा है हमारा नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नेगेटिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और डी कह रहा है हमारा soil surface loses energy as temperature increases during the daytime। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है, चारों स्टेटमेंट जो है हमारी सही है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 76-77 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट तो नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल कि आप चाहोगे डिट्टो स्टेटमेंट आपको मिल जाए, बट हाँ जो ये कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट जो है नेट रेडिएशन वाला मिल जाएगा, वहां से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा आप कहोगे कि डिफिकल्ट लेवल पे है, तो हाँ डिफिकल्ट लेवल पे आप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिंस द अर्थ रोटेट बाय 15 डिग्री ईच आवर टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। बी कह रहा है हमारा एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर चेंजेस
एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक टू फॉर अ वेस्टवर्ड ट्रेवल। अगला कह रहा है हमारा कि डेलाइट सेविंग टाइम एडवांसेस दी क्लॉक बाय 1 आवर, और अगला कह रहा है हमारा द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, ये तो हमारी सही है, लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? जो इंटरनेशनल डेटलाइन की इसने बात करी है, इसने बोला बोला क्या है बेसिकली, देख लेते हैं। इसने बेसिकली बोला, मान लो अगर ये इंटरनेशनल डेटलाइन है, मैं बना देता हूँ zigzag। तो इसने ये बोला कि एट इंटरनेशनल डेटलाइन द कैलेंडर डे चेंजेस एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल, कि भैया अगर आप क्रॉस करके ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक दिन जो है एडवांस कर लोगे, बट ऐसा नहीं है। मान लो अगर आप 31 दिसंबर में एंटर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 दिसंबर चल रहा होगा, तो आप एक दिन पहले पहुंच जाओगे वहां पे, समझ रहे हो? तो एडवांस नहीं होगा यहाँ पे, हमारा बिफोर होगा। उसके बाद हमारा क्या बोला इसने कि ड्रॉपिंग बैक अ डे फॉर वेस्टवर्ड ट्रैवल, ये इसने उल्टा बोल दिया कि अब मान लो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है एडवांसिंग होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 दिसंबर चल रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तो 31 चल रहा है, यहाँ पे सीधे 31 में मिल जाओगे, तो यहाँ पे एडवांस होगा। तो इसने उल्टा इंटरचेंज कर दिया था दोनों स्टेटमेंट को, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो हमारी इनकरेक्ट होगी। स्टेटमेंट नंबर 1 दोस्तों हमारी करेक्ट होगी। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन इसकी बेसिकली क्या है कि सिंस द अर्थ रोटेट बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो अर्थ की रोटेशन कितनी होती है, 36 डिग्री होती है, 36 डिग्री हमारी रोटेट करती है अर्थ, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे? 24 घंटे होते हैं हमारे, ठीक है, 24 घंटे हमारे होते हैं। तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा 15 आएगा, ठीक है, 15 हमारा आएगा, यानी कि एक घंटे में हमारा क्या होता है, 15 डिग्री जो है अर्थ वो रोटेट करती है। वही चीज इसने यहाँ पे बता रखा है, और उसी को हम एक आर बोलते हैं। तो यही चीज ने बता रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डे लाइट टाइम सेविंग जोन जो होता है, ये वाली चीज जो इसने टर्म कॉइन करी है कि डे लाइट सेविंग टाइम, ये वाला दोस्तों जो कंसेप्ट है ये हमारा जो वेस्टर्न वर्ड्स है, जो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जोन्स है, वहां पे ये कंसेप्ट लाई करता है। वहां पे बेसिकली करते क्या है, जो उनकी क्लॉक है उसमें वो एक आवर जो है वो बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कन्वेंशनल डे जो दिन होता है वो उनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो ये इसलिए करते हैं ये, और इसका जो सोर्स है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते थे। इस स्टेटमेंट के अलावा दोस्तों अगली स्टेटमेंट देखिए, तो इसने क्या बोला कि द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेलस्टॉर्म इज नॉट करेक्ट। हेलस्टॉर्म के संदर्भ में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, इट क्या कह रहा है कि देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अगला कह रहा है हमारा दे आर एसोसिएटेड विद द डेंस cumulonimbus clouds। सी कह रहा हमारा रेन दैट फॉर्म्स इन द वार्मर अपर लेयर solidified into tiny ice pellets or hailstones in the lower subfreezing layer। और डी कह रहा हमारा hailstones have multiple and concentrated layer of ice। तो ये जो ओले जो पढ़ते हैं दोस्तों उसके बारे में इसने पूछा, जो हेलस्टॉर्म से होता है हमारा। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसने ये बोला कि कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है, तो देखो मॉनसून सीजन के अंदर नहीं पड़ता है, इसने ये गलत इसने बोल दिया कि यूजुअली अकर इन मॉनसून सीजन, ये नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो तीनों स्टेटमेंट है हमारी सही है, और इसका सोर्स जो है दोस्तों हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है खैर इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, और हमने देखा इसमें ज्योग्राफी में कि टोटल हमारे जो 20 से 21 क्वेश्चन आए थे उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन जो थे हमारे एनसीईआरटी से कर सकते थे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी अगर हम बात करें तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, ये देखो 2 एनसीईआरटी है, ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट। तो ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको प्रिपेयर करना और इसे भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो क्लास 12th की एनसीईआरटी ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखा जाता है। तो आइडली जो आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए वो 9 से लेकर 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर करना है तो 9 से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तब जाके आपकी जो ज्योग्राफी है पूरी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने साइंस का एनालिसिस नहीं देखा है तो साइंस का एनालिसिस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।